अब ऐसे करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं परम्यूटेशंस ग्रुप्स की। देखिए हम ऐसा करते हैं कि एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने कंसीडर किया और इनके वर्टिसेस जो हैं इसको हमने कह दिया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ठीक, इनके वर्टिसेस हैं। और अब इसके बाद हमने ये किया कि जो है एक हमने कहा कि हमारे पास है रो नल, एक फंक्शन, और वो फंक्शन फिजिकली कुछ काम कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है इस ट्रायंगल पे, और ट्रायंगल पे एक्शन ये है कि कोई रोटेशन नहीं है। रो नल का मतलब है नो रोटेशन, ठीक है, कोई रोटेशन नहीं हो रही, यानी कि इसी तरह से 1, तो इसका मतलब है कि 1 2 3 जो आपके पास है। अब मैं बजाय इसके कि वैसे लिखूं, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 जो है ये 1 2 3 लगेगा, कोई क्योंकि रोटेशन नहीं हुई। रो 1 का मतलब है कि अब हम इसमें रोटेशन देंगे, तो इसमें जो है वो 3 रोटेशंस हो सकती हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर 360 डिग्री को हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है जवाब 120। तो इसमें 120 डिग्री की 3 रोटेशंस होंगी, तो फिर ये दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि 120 डिग्री की पहली रोटेशन इसे देते हैं। तो 120 डिग्री की पहली रोटेशन जब हम देंगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन अगर हम देंगे तो देखिए 1 की जगह पर हमें क्या बना हुआ नजर आएगा, क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट। तो ये इस जगह पे पहुंच जाएगा, यानी कि 1 2 3, तो 120 डिग्री की सिंगल रोटेशन पे जो 1 है वो 2 बन जाएगा, और जो 2 है वो 3 बन जाएगा, और जो 3 है वो 1। फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि एक और रोटेशन देंगे 120 डिग्री, या ये समझ लीजिए कि 120 डिग्री की 2 रोटेशंस। तो 120 डिग्री से एक रोटेशन से 2 इधर आ गया और 3 इधर आ गया, फिर एक और रोटेशन हुई तो फिर 3 इधर आ गया, तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, और सॉरी यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है ये इसका। और अगर तीसरी रोटेशन और देते तो फिर क्या होता, तो यहाँ 1 आ गया तो 1 ओरिजिनल आ जाता, तो वो रो नल ही हो जाता, तो इस वजह से उसको लिखने की जरूरत नहीं। इसके अलावा हम और क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम इसके अलावा और ये कर सकते हैं कि जी सिमेट्रीज देखते हैं इसमें, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम ये करते हैं कि ये जो है इनके जो मिड पॉइंट्स है इनसे हमने लाइन ज्वाइन कर दी, यानी कि मिड पॉइंट ये क्या लाएगा, इसका मीडियन, ठीक है, मीडियन जो कि 1 से पास हो रहा है। तो 1 से पास होने वाले मीडियन पर हमने क्या किया, इसकी रिफ्लेक्शन दी, इसको μ1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, μ1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज किस पर, मीडियन 1 पर, 1 से पास होने वाले मीडियन पे। जब इसको फ्लिप करेंगे या इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो 1 इस लाइन पर, तो 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 उधर पहुंच जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो है 1 2 3, तो 1 अपनी जगह पे रहा, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से μ2 जो होगा वो हो जाएगा रिफ्लेक्शन सेकंड मीडियन पे। सिमेट्रीज हैं, तो इसमें इस लाइन पर जब रिफ्लेक्शन लेंगे तो 2 अपनी जगह पे रहेगा, 1 और 3 दोनों इंटरचेंज में रहेंगे, तो 2 अपनी जगह पे रहेगा और 1 और 1 जो है वो 3 बन जाएगा और 3 1। और इसके अलावा हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि तीसरा जो मीडियन है इस पे रिफ्लेक्शन दे सकते हैं,
एक ही मरतबा दायरे में रखने में 2 मरतबा में फिर वापस वही आ जाए। तो μ3 से कह लीजिए, तो μ3 ये हमारे पास आएगा 1 2 3, इसमें 3 अपनी जगह पे रहेगा और 1 2 1 और 2 जो है ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये 6 एक्शंस हुए और वो जो 6 एक्शंस हैं उनको हमने अलजेब्राइकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो 6 फिजिकल एक्शंस थे जो कि हमने क्या किए थे, एक ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई किए थे और वो जो ट्रायंगल है उसकी ये जो एक्शंस हैं वो थ्रू बाइजेक्टिव मैप्स हमने डिफाइन कर दिए। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम इसे जो है कोई एक सेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो इसे हम एक सेट में लिख देते हैं, ये रो 1 रो नल रो 1 रो 2 μ1 μ2 μ3। अगर आप इन सारे एलिमेंट्स को देखें तो ये एलिमेंट्स जो है वो किसी और ऑर्डर में वही है जो हमने S3 के एलिमेंट्स देखे थे, F नल से लेके F5। F नल जो है वो रो नल है, ठीक है। F1 जो है वो इनमें से कोई होगा, जरा आप देख के बता सकते हैं कि क्या होगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्रुप को D3 से, इसे हम कहते हैं डाइहेड्रल ग्रुप और ऑर्डर 3। वैसे तो ऑर्डर 6 है ये, या इसको देखिए ऑर्डर 3 से कंफ्यूजन हो रही है, ऐसा लगेगा जैसे 3 एलिमेंट्स है, हम ऐसे नहीं। डाइहेड्रल ग्रुप या इसको कह सकते हैं थर्ड डाइहेड्रल ग्रुप। तो ये कुछ वो बनता है, ठीक है। थर्ड डाइहेड्रल ग्रुप ये हो गया जी। ये रोनल तो है वही जो कि F1 था, F नल था। रोनल और F नल जो है वो सेम थे। और ये क्या है, F5। और ये क्या है, तो ये है F3। F3। और ये क्या है, तो ये F1। ये F1। और ये क्या है, और ये F2। ये F2 है। ये हमने पिछले उसमें जो अभी किया था उससे पहले जो है ये हमने सारे निकाले थे। और ये U3 के वो एक ही कर दिया, F4 कर दिया, ठीक है। तो हमने देखा था कि ये F1 से F4 तक सारे जो है वो ग्रुप फॉर्म कर रहे थे, तो ये भी जो है ये हमारे पास ग्रुप फॉर्म करेंगे। अब इसको प्रूव करने की तो जरूरत नहीं है, हमने अभी की है। यही तो असल में तो यही मैप्स है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी जो आप रो नल रो 1 रो 2 μ1 μ2 μ3 कर दें या F1 से F5 तक कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपोजिशन टेबल भी आप खुद बना सकते हैं इसको, ठीक है। कंपोजिशन टेबल आप बनाएंगे तो आपको देखेंगे कि ये, बल्कि इसका कंपोजिशन टेबल बना लीजिएगा, लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इसी ऑर्डर में लिखिएगा रो नल रो 1 रो 2 μ1 μ2 μ3। इससे कंपोजिशन टेबल बनाने से थोड़ा सा इसमें जो आपका एडवांटेज होगा, कुछ चीजें होंगी तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कंपोजिशन टेबल आप लोग सब बना के आइएगा, ठीक है। ये जो है डाइहेड्रल ग्रुप या थर्ड डाइहेड्रल ग्रुप है। इसी तरीके से एक एग्जांपल इसकी और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये D3 ऐसा लग रहा है कि ये S3 के आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, और है भी आइसोमॉर्फिक क्योंकि ये S3 की सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन सारे इस तरह से नहीं होते कि जितने डाइहेड्रल ग्रुप हैं वो S के साथ जो है वो आइसोमॉर्फिक हो, बल्कि जो है वो किस तरीके से होता है तो देखते हैं कि एक और एग्जांपल देख रहे हैं इसकी। ये एग्जांपल, इस एग्जांपल में देखिए कि हमारे पास एक स्क्वायर है,
अब हमारे पास 4 पॉइंट्स हो गए, ये 4 वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 इसके वर्टिसेस हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम वो ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे। सबसे पहले रोटेशन हम देखेंगे, तो रोटेशन हम इसमें देखेंगे तो इसमें 4 रोटेशंस पॉसिबल होगी क्योंकि स्क्वायर है। 4 रोटेशंस होंगी तो वो कितने डिग्री पे होगी, 90 डिग्री पे होगी। तो पहले हम ये देखते हैं कि नो रोटेशन, कोई रोटेशन। तो ये 1 2 3 4, जब कोई रोटेशन नहीं है तो 1 अपनी जगह पे रहा, 2 भी अपनी जगह पे रहा, 3 भी अपनी जगह पे, 4 भी। फिर उसके बाद रो 1 यानी कि 90 डिग्री की क्लॉकवाइज एक रोटेशन आ गई। तो 90 डिग्री की क्लॉकवाइज एक रोटेशन आ गई, तो इससे क्या हुआ, तो 2 जो है वो, यानी कि ये जो 1 है ये इसकी जगह पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 की जगह पे 3 आ जाएगा, और 3 की जगह पे 4 आ जाएगा, और इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद एक 90 डिग्री की और रोटेशन, एक और 90 डिग्री की रोटेशन देंगे, 1 2 3 4। ये लिख दूं मैं कि ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये एक रोटेशन से 2 ज़ाहिर है यहाँ आ गया, और 3 यहाँ आ गया, 4 वहां चला गया, 1 इधर आ गया। एक और रोटेशन कर दी, तो क्योंकि पहले 3 हो गया था यहाँ, अब यहाँ 3 यहाँ आ गया, तो 1 की जगह पे 3 आ गया, और फिर ज़ाहिर है 4 हो गया, और फिर 1, और फिर इसके बाद एक और रोटेशन देते हैं, 270 डिग्री की रोटेशन देंगे, तो ये रो 3 हो गया, 1 2 3 4। तो इसमें ये होगा कि 4 इस जगह पे आ जाएगा, 1 2 3, और एक मतलब फिर रोटेट करेंगे, 4th रोटेशन, तो वो आखिर रो नल आ जाएगा, ये सब आपकी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। तो वो क्योंकि नई रोटेशन नहीं होगी, वो यही होगी, तो इसका मतलब 4 मरतबा के बाद वो वापस आ जाता है, तो इस वजह से इसको ऐसे ही होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम ये करते हैं कि ये इनके मिड पॉइंट्स ले लें, तो जैसे कि ये इनके मिड पॉइंट्स हैं, हमने कह दिया कि ये इसका मिड पॉइंट है P1 P2 P3 P4, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि ये जो है, ये वाला, आपको पता है कि स्क्वायर के जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनके मीडियंस को मिलाएंगे, होता ये है कि जो इवन साइड्स की जो आपके पास क्या कहते हैं उससे, इवन साइड्स की जो होता है उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं अपोजिट साइड पे, ये सॉरी ये स्क्वायर में, तो ये आपके पास मीडियन आएगा, तो ये भी एक मीडियन है। तो ये जो मीडियन आएगा पहला, इसको आप म्यू1 कह लें। इसमें क्या करें, इस मीडियन के अलावा इसको या इस पर मिरर इमेज देते हैं, फ्लिप करें, तो जब इसमें मिरर इमेज देखेंगे, ये फर्स्ट मीडियन है म्यू1 1 2 3 4, तो क्या होगा, 1 और 2 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, और 4 और 3 हो जाएंगे, तो ये 2 1 4 3। इसके बाद म्यू2 सेकंड, 1 2 3 P2 P2 और P4, ये जो मीडियन आ रहा है इस पे इसको फ्लिप करें। जब इसको फ्लिप करेंगे तो 1 और 4 एक दूसरे से रिप्लेस होंगे, और 2 और 3 होंगे, तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 3, ठीक है। इसके बाद और कौन सी इसमें एक्शंस पॉसिबल है, एक एक्शन ये पॉसिबल है कि ये डायगोनल, सॉरी जी जी डायगोनल, ये जो डायगोनल्स हैं आपके पास, इसे इस डायगोनल पे क्लिक करिए, फर्स्ट डायगोनल है, तो म्यू, इसको हम कहते हैं डायगोनल डेल्टा 1, फर्स्ट डायगोनल आ रहा है, 1 2 3 4,
इसको जो है वो फ्लिप कर रहे हैं तो 1 और 3 अपनी जगह पर है, 2 और 4 रिप्लेस हो। डेल्टा 2 सेकंड डायगोनल 1 2 3 सेकंड डायगोनल यू 2 and 4. तो ये 2 और 4 अपनी जगह पे रहेंगे। अपनी जगह पर है। हाँ मैंने अच्छा चेंज कर सॉरी, ये अपनी जगह पे रहेंगे 2 and 4 और यही पॉसिबल जो है वो एक्शंस थे एक स्क्वायर पे, ठीक है, जिसमें सेंटर पे ये अपनी जगह पे ठीक था और आपने ये सारे काम किए। तो इस तरह से हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए, ये 8 एलिमेंट्स आ गए। एक रो नल, रो 1, रो 2, रो 3, 4 एलिमेंट्स के म्यू 1 म्यू 2 दो ये आ गए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 तो इस तरह से हमारे पास 8 एलिमेंट्स आ गए। इसको हम कहते हैं D4, फोर्थ डाइहेड्रल ग्रुप। D4 या फोर्थ डाइहेड्रल ग्रुप है। ये S4 का आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। S4 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? S4 में तो 24 एलिमेंट्स होंगे, इसमें तो सिर्फ 6 एलिमेंट्स हैं। ये उसके किसी सब ग्रुप पे आइसोमॉर्फिक है। S4 के अंदर जाहिर है कि S4 में 24 एलिमेंट्स हैं और उसमें से भी उसमें ये वाले सारे मैप्स होंगे, उसमें तो हर किस्म के बाइजेक्टिव मैप्स होंगे। जब हर किस्म के होंगे तो उसमें से ये 8 भी उसमें होंगे, तो इसका मतलब है कि उसका सबसेट है और ये ग्रुप भी फॉर्म करेगा, तो इस वजह से ये उसका सब ग्रुप हो जाएगा क्योंकि वो भी कंपोजिशन के लिए होता है। तो ये है फोर्थ डाइहेड्रल ग्रुप। फोर्थ डाइहेड्रल ग्रुप है ये, और इसमें अगर आप देखें तो ये ग्रुप जो है ये फॉर्म करेगा और इसमें रो नल जो है इसकी आइडेंटिटी होगी। इसका मैं कंपोजिशन टेबल बनाता हूँ, इसमें आप बहुत तेजी से काम कर सकते हैं, ठीक है। कंपोजिशन के लिए देखो, रो नल, रो 1, रो 2, रो 3, म्यू 1 म्यू 2 डेल्टा 1 डेल्टा 2, रो 1 रो 3 म्यू 1 म्यू 2 डेल्टा 1। ठीक है, कंप्यूटेशन अब हम उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से बुक में बताई हुई है, यानी कि ये इस तरह से आपस में साथ लिख के कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ चीज़ें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, रो नल होगा, ये रो 1 होगा, ये रो 2 रो 3 म्यू 1 म्यू 2 डेल्टा 1 डेल्टा 2 रो 1 रो 2 रो 3 म्यू 1 म्यू 2 डेल्टा 1 डेल्टा 1।
पास रो टू रो वन रो टू को रो वन से करेंगे रो थ्री आ जाएगा रो टू को रो थ्री को रो टू से करेंगे तो रो टू को रो टू से करेंगे तो रो वन आएगा और यहाँ पे रो वन जरा से ये रो थ्री आएगा ये रो टू कितना आएगा रो टू तो 3 और 1 है ये था ये कहाँ पे थ्री और वन तो रो 3 कम से रो ये रो नल आएगा रो वन है जी रो ये रो वन आएगा और ये रो टू आएगा। ये तो मैंने कर लिया अब बाकी जो है वो एक करके देखते हैं जैसे रो वन को ऑपरेट करते हैं म्यू वन से रो नल सॉरी रो वन और म्यू वन तो अब हम ऐसे करते हैं कि रो वन म्यू वन तो रो वन कहाँ है ये वन मैप्स टू टू और टू मैप्स टू वन तो 1 2 3 4 1 मैप्स टू 2 और किसको हमने करना है इसके साथ ये 1 को 2 मैप्स टू 1 तो 2 मैप्स टू 3 3 मैप्स टू 4 then 3 मैप्स टू 4 4 मैप्स टू 3 तो 4 मैप्स टू 1 तो 1 मैप्स टू 2 ये क्या है ये डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा थ्री डेल्टा इस तरह से ये डेल्टा समझ में आ रहा है तो इस तरह से जो है ये आ गया अब ऐसा करता हूँ तो मैं आपको ये लिख के दिखाता हूँ सारे इसमें लिखे हुए तो मैं इसको फिल आउट कर देता हूँ ये डेल्टा वन आ गया डेल्टा टू होगा और ये टू ये वन होगा टू ये वन टू डेल्टा वन इसके बाद दूसरी वाली रो में डेल्टा टू डेल्टा वन यहाँ से शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले जो है ये और भी चीजें आएंगी लेकिन जो है वो इसमें देखें कुछ चीजें आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर हम इस चीज को गौर से देखें इस कंपोजिशन पे ठीक है तो इस पूरे को यहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है बाहर निकाल सकते हैं ठीक है अगर इस पूरे को इससे बाहर निकाल लेंगे तो ये स्टिल ये चार चीजें होंगी और इन चारों चीजों के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी यानी कि आप इसको अभी एक वक्त के लिए इसमें से छोड़ दें और इसको भी इसमें से छोड़ दीजिए ठीक है सिर्फ इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं अगर सिर्फ इसको कंसीडर करते हैं इन चार एलिमेंट्स को तो इसमें देखें कि सारे इन चारों से यही चार को इन चार से कर रहे हैं तो इन चारों में से आ रहे हैं बाहर का कोई एलिमेंट इधर नहीं है इधर तो आ रही चीजें लेकिन इनमें नहीं आ रहा बाहर का कोई एलिमेंट अगर इसको और ठीक है और इसमें क्या हो रहा है और इसमें ये हो रहा है कि रोनल इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा तो रोनल आइडेंटिटी है तो इन चारों के लिए आइडेंटिटी रोनल आ गई वो या जो आपके पास मेन ग्रुप था D4 उसकी आइडेंटिटी रोनल इसमें मौजूद है फिर इसमें इन्वर्स देखते हैं तो हर रो में रोनल आ रहा है इधर रोनल आया तो रोनल का इन्वर्स होता है
इधर रो नल आया तो इसका मतलब रो 1 का इनवर्स रो 3 है, तो रो 1 और रो 3 दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है? इसी तरह से रो 2 और रो 2, इधर इस रो में रो नल आ गया तो इसका मतलब रो 2 का इनवर्स रो 2 है, और इसमें भी रो नल यहाँ आ गया तो रो 3 का इनवर्स। तो इसमें इस तरह से जो है वो आपके पास है, समझ में आ रहा है ये? तो ये जो है इस तरह से अगर आप इसे देखें इन चारों को, तो ये इसका एक सब ग्रुप बन जाएगा D4, जिसमें से सिर्फ क्या है रोटेशन। तो सिर्फ अगर रोटेशन को कंसीडर कर ले इसी चीज की, तो ये डाइहेड्रल ग्रुप में रोटेशन जो है वो एक उसका सब ग्रुप बन जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ जो है वो रिफ्लेक्शन को कंसीडर करे तो वो सब ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जाहिर है कि उसमें आइडेंटिटी रोनल तो मौजूद ही नहीं, रोनल तो जरूरी है, रोनल के बगैर तो जो है वो ये नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये इसका सब ग्रुप है। ये जो एलिमेंट्स है ये फॉर एग्जांपल एच हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो नल, रो 1, रो 2, रो 3, ये सब ग्रुप फॉर्म हो रहा है किसका? D4। तो D4 का ये सब ग्रुप है अगर सिंगल जी। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम इस चीज में? अब मैं इसको ऐसे करता हूँ कि और इसको जो है फिल आउट करता हूँ ताकि वो मजीद जो है वो और चीजें जो है ये कौन सी म्यू1 वाली को म्यू1 में म्यू1 डेल्टा 2 म्यू2 डेल्टा 1 रो 2 म्यू2 डेल्टा 1 म्यू1 2 म्यू2 वाली म्यू2 में म्यू2 म्यू2 डेल्टा 1 म्यू1 म्यू1 का डेल्टा 2 डेल्टा 2 आप लोग भी देखते रहिए कि मैं सही लिख रहा हूँ। डेल्टा 1 फिर डेल्टा 2 डेल्टा 1 म्यू1 देखिए भाई हमने एक सब ग्रुप तो बनाया, चलो ऐसे करते हैं कि इसको H1 कर देते हैं, 4 एलिमेंट्स का ये सब ग्रुप बनेगा इसमें। अच्छा सब ग्रुप जो है 4 एलिमेंट्स का, 4 एलिमेंट का कोई और दूसरा सब ग्रुप देखते हैं। तो अब अगर एलिमेंट्स की हम बात देखें तो इनमें रो 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो अपना इन्वर्स खुद है। रो 2 जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो अपना इन्वर्स खुद है। क्या और कोई ऐसा एलिमेंट है जो अपना इन्वर्स खुद है? म्यू1 भी है, म्यू1 का इन्वर्स म्यू1, म्यू2 भी है, म्यू2 का इन्वर्स म्यू2 है, डेल्टा 1 भी है, डेल्टा 1 जी डेल्टा 1 डेल्टा 2 हाँ डेल्टा 1 यानी कि म्यू1 म्यू2 म्यू3 सॉरी म्यू1 म्यू2 डेल्टा 1 डेल्टा 2 ये ऐसे हैं कि जिन ये अपने इन्वर्स जो है वो खुद है। अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो है हमने क्या किया कि एक और सब ग्रुप H2, क्योंकि हमें क्या करना है कि ये तो जरूर रखना पड़ेगा रोनल। तो
एक हमने लिया रो नल, रो टू और म्यू1 म्यू2, और हमने एक और ले लिया रो नल, रो टू, डेल्टा1 डेल्टा। ये चार एलिमेंट्स के जो है वो हमारे पास सब ग्रुप्स जो है वो आ गए। ये सब ग्रुप्स होंगे, अगर आप इनको चेक करेंगे तो ये उनके यानी कि सिर्फ इन चार एलिमेंट्स को देखें, रो नल, रो वन, म्यू1 और म्यू2, इनके रिजल्ट जो है ये यहाँ पे देखिए, ये एक हम लेंगे ये वाला, एक लेंगे ये वाला, नहीं रो वन नहीं लिया, रो टू, और एक हम लेंगे ये वाला, और म्यू1 म्यू2 के साथ एक ये होगा और एक ये होगा। तो इस तरह से ये है। मॉडल 4 भी 4 सब कुछ किए होंगे ना, सिर्फ और भी सब कुछ हो सकता है। और बहुत सारे ऑर्डर 4 भी ये 4 सब कुछ, ठीक है। क्योंकि डेल्टा 1 डेल्टा 2 की जो है ये अपनी ही है, इन्वर्स को है, तो हमने रो 1 रो 1 के साथ डेल्टा 1 डेल्टा 2, इन दोनों को साथ ही नहीं रख सकते, क्योंकि जब अगर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को साथ रखा, डेल्टा 1 और म्यू1 को साथ रखा, तो ये क्योंकि इनके साथ जब मिल रहे हैं तो फिर ये रो 3 वगैरह और रो 2 दे रहे हैं, तो फिर तो पूरे ग्रुप आ जाएगा। तो इस वजह से हम इस तरह से निकले। अब इसके बाद ये किया जा सकता है कि ऐसे सारे एलिमेंट्स जो अपने इन्वर्स खुद हैं वो आइडेंटिटी के साथ लिखे जा सकते हैं, ठीक है। यानी एक जो है वो इस तरह से बनाया जा सकता है कि जैसे कि रो नल और रो 2, क्योंकि रो 2 टाइम्स रो 2 रो नल हो जाएगा, वही आगे, फिर ये बस इसी में रहेंगे। एक ये हो सकता है रो नल और म्यू1, क्योंकि म्यू1 टाइम्स म्यू1 अगेन रो नल आ गया, तो वही इसी में चलते रहेंगे और आइडेंटिटी उसके साथ। इसी तरह से रो नल म्यू2, रो नल डेल्टा 1 और रो नल डेल्टा 2, और एक ट्रिवियल सब ग्रुप होगा जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस तरीके से जो है वो हमें ये इसके सब ग्रुप्स हैं, कितने 1 2, इसके सब ग्रुप एक खुद होगा। तो अगर आप इस तरह से लिखना चाहें इसको, तो ये इस तरह से हो जाएगा, D4 ये हमारा ग्रुप है, इसके 3-4 ऑर्डर के जो है वो सब ग्रुप्स हैं, रो नल, रो 1, रो 2, रो 3, रो नल, रो 2, म्यू1 म्यू2 और रो नल, रो 2, डेल्टा 1 डेल्टा। अब इसके बाद इसमें मजीद जो है वो 8 आपके पास, सॉरी 8 नहीं, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 जो है वो दो एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स, जैसे एक जो है वो है रो नल रो 2, ये एक एलिमेंट, दो एलिमेंट का, एक है रो नल म्यू1, एक है रो नल म्यू2, एक है रो नल डेल्टा 1, एक है रो नल डेल्टा 2। और कोई है जी, बस वो एक आखिरी रह जाएगा, ठीक है। तो
अब इसमें जो है वो ये जो है ये इसका सब ग्रुप रोनल रो वन म्यू वन, ये सेकंड वाले का सब ग्रुप है, ये भी इसका सब ग्रुप, ये इसका सब ग्रुप, इसका सब ग्रुप। ठीक, रोनल रोटू जो है ये तो तीनों का सब ग्रुप होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो इसको तो मुझे चाहिए था कि मैं बीच में लगा दूं। अब मैं इधर से लाऊंगा तो ये बीच में लाइनें कटेंगी, तो ऐसे करता हूँ कि इसको मैं साइड में कर देता हूँ, रोनल रोटू, इसको मैं यहाँ बीच में लाना चाहता हूँ। अब ये कर देता हूँ रोनल म्यू रोनल ऊपर करके ये इसका भी सब ग्रुप, इसका भी सब ग्रुप, इसका भी सब ग्रुप, इसके लिए सब ग्रुप है, और इस ये दो इसके सब ग्रुप है। अब देखिए मैं डायग्राम खुद ही गलत बना रहा हूँ, ये आ गया इधर आ गया, मुझे तो नहीं करना चाहिए था, अभी ऐसा करना चाहिए था कि ये इधर कर देना चाहिए था, ये इधर कर देना चाहिए था, ताकि रोनल रोटू म्यू वन म्यू टू, और रोनल रो वन रो टू, इस तरह का तीनों के सब ग्रुप, ये जो है ठीक है। और फिर उसके बाद एरियल सब ग्रुप रोनल, वो सभी का सब ग्रुप होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इस तरह से बताएगा इसको तो संदर्भ करके ये इसी इसका जो है वो बन जाता है। बहरहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस भी हो जाए तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है ये होगा। तो इस तरह से आपने ये जो डाइहेड्रल ग्रुप या फोर्थ डाइहेड्रल ग्रुप है, ये उसकी सब ग्रुप्स जो है ये आपने देखा। अब ये जो डाइहेड्रल ग्रुप है ये एसोसिएटिव जो है वो नहीं होता, सॉरी एसोसिएटिव कह रहा हूँ, कम्यूटेटिव नहीं होता, एसोसिएटिव चार ग्रुप तो एसोसिएटिव नहीं होगा तो ग्रुप ही नहीं होगा। इसमें जो ये वाला है एलिमेंट है, सॉरी ये वाला जो ग्रुप है इसका एक जनरेटर मौजूद है सब ग्रुप का, और वो है रो वन, रो वन से ये मुकम्मल जनरेट हो जाएगा, ये अगर नहीं कि ठीक है रो टू से जनरेट नहीं होगा, रो वन से जनरेट होगा या फिर रो थ्री से जनरेट होगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने Z4 देखा था, तो ये जस्ट H1 होगा, सिर्फ H1 जनरेट, जी H1 सिर्फ इसी की बात है, ये से जनरेट हो जाएगा, और ये आइसोमॉर्फिक है Z4 के या U4 जो आपने देखा था। यानी समझ लीजिए कि ये जो Z4 होता था उसकी कंप्यूटेशन वैसे ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो 0 1 2 3 एलिमेंट होते थे वो इसके सबस्क्रिप्ट है 0 1 2 3, ये वही चीज है, ठीक है। उसमें भी तो ये जो सब ग्रुप है ये उसी तरह से जो है वो आपको होगा, लेकिन ये एक एलिमेंट से जनरेट नहीं हो सकता,
इसके 3 जनरेटर होंगे, mu2 भी हो, ρ2 भी होगा, mu1 डेल्टा 1 भी होगा, डेल्टा 2 इसी तरह से इसके भी 3 जनरेटर होंगे। और ये तो एक ही करें, ये mu1 से, ये mu2 से, ये डेल्टा 1 से, ये डेल्टा 2 से जनरेट किया। इनमें से ये वाला ग्रुप जो है सब ग्रुप ऐसा है क्योंकि एक एलिमेंट से जनरेट होगा, बाकी कोई एक एलिमेंट से जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ ये सब ग्रुप जो है सिक्लिक होगा, बाकी कोई सिक्लिक नहीं होगा। लेकिन आप D4 के हर एलिमेंट से कोई सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। D4 के हर एलिमेंट से कोई ना कोई सब ग्रुप जो है वो जनरेट किया जा सकेगा। जैसे क्या कहते हैं उसे, ρ1 से ये वाला, ρ2 से ये सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ρ3 से यही आ जाएगा, डेल्टा 1 से ये आ जाएगा, डेल्टा 2 से ये सब ग्रुप आ जाएगा, mu1 से ये सब ग्रुप आ जाएगा, mu2 से ये सब ग्रुप आ जाएगा। तो सारे एलिमेंट हो गए। हर एलिमेंट से कोई ना कोई, यानी कि होता भी यही है कि अगर आपके पास एक ग्रुप है तो उस ग्रुप के हर एलिमेंट से उसका एक सिक्लिक सब ग्रुप जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। तो उसके जो सिक्लिक है, इसमें जो सिक्लिक है सिर्फ वही जनरेट होंगे, यानी कि रो नल से तो ये हो गया है, तो उस होते ही सिक्लिक है हमेशा। लेकिन रो नल के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो हर एक सिक्लिक सब ग्रुप जनरेट कर रहा होगा। तो अगर इसके जो 8 एलिमेंट्स हैं उसमें से रो नल तो ये हो गया, इसके अलावा 7 एलिमेंट बचे, उन सातों एलिमेंट से 1 2 3 4 5 6 ये 6 ग्रुप जो है वो जनरेट होंगे। क्योंकि ये दोनों सिक्लिक नहीं है सब ग्रुप, तो इस वजह से ये एक एलिमेंट से जनरेट नहीं होंगे, ठीक है। और D4 को भी जो है वो सिक्लिक नहीं है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? सभी समझ में आ रहा है? तो ये डाइहेड्रल जो है वो ग्रुप था, ये इसकी परम्यूटेशन ग्रुप की एक एग्जांपल थी। जाहिर है कि हम डायरेक्टली जो है वो 24 एलिमेंट्स का तो ग्रुप नहीं बना सकते। S4 जो है वो अगर हम बनाएं तो S4 में 24 एलिमेंट्स होंगे, 24 एलिमेंट्स जो है तो बहुत ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तो चलिए सारी कोई सब कुछ हो सकता है। वो कंप्यूटेशन जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं मैथमेटिकल के थ्रू जो है वो आप कंप्यूटेशन जो है वो कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ जो है वो कुछ रिजल्ट्स जो है वो कराता हूँ। टाइम इतना है कि कुछ हो जाएगा रिजल्ट। देखिए एक रिजल्ट है, इसको हम देखते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ। ये वैसे बुक का लेमा 8.15 है। इसका स्टेटमेंट ये है कि G and G prime be groups let G and G prime be groups and let phi from G to G prime be one-to-one functions, one-to-one function, such that phi of x is equal to phi of x also. The definition will be phi of xy, x times y is equal to phi of x times phi of y for all
for all x y belong to G, then कभी प्रूव करना है आपको phi of G। ये जो phi of G इस तरह से लिखा रहता है, इसका मतलब ये होता है कि G के तमाम एलिमेंट्स पे जब phi अप्लाई किया गया तो जो इमेजेस का सेट है वो phi of G कहलाएगा। phi of G में चलो यहीं इसी में लिख देता हूँ कि phi of G कैसे होगा, phi of x such that x belongs to G। x जो है वो G यानी कि G के सारे एलिमेंट्स। तो ये जो सेट है phi of G is a subgroup of G, is a subgroup of G। तो ये G प्राइम का सबग्रुप होगा and phi provides an isomorphism of G isomorphism of G with phi of G। phi of G के साथ जो है ये isomorphism है। ठीक है, तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट था, इसको प्रूव करते हैं। इसका प्रूफ देखिए, स्टेटमेंट तो जो है वो समझ में आ गया। पहले तो बहुत सिंपल है, पहला पार्ट इसका कि आपको ये शो करना है कि ये जो सेट है ये जी प्राइम के सब ग्रुप है। हो क्या रहा है, देखिए वो ये रहा है कि हमारे पास एक ग्रुप जी है और दूसरा ग्रुप है जी प्राइम, दोनों ग्रुप। इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान एक मैप है फाई, और फाई इस तरह से दिया, फाई जो है वो 1 to 1 है, ये भी बता दिया। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे जो इमेज होगी उसकी जब प्री इमेज पीछे मालूम करेंगे तो वो यूनिक होगी, एक ही होगी, एक से ज्यादा, ये बता दिया। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे किसी प्रोडक्ट के ऊपर फाई अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, तो जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट वही होगा कि अगर इंडिविजुअल में अप्लाई किया जाता तो उनके प्रोडक्ट पे, ये भी इन्होंने दे दिया। अब इसके बाद कह रहे हैं ये कंडीशन दरअसल होती है, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन, यानी कि इससे पता चलता है कि ये जो मैप है या फंक्शन है ये होमोमॉर्फिज्म है। अब आपसे कह रहे हैं कि ये जो फाई ऑफ जी है ये सब ग्रुप है जी प्राइम का। हो ये रहा है कि इस जी पे ये फाई अप्लाई होगा पूरे जी पे, तो जाहिर है कि जी प्राइम के अंदर ही इमेजेस आएंगी, उन सारी इमेज को कलेक्ट कर लेंगे। उन तमाम इमेजेस को जब हम कलेक्ट कर लेंगे उसे एक सेट में बंद कर देंगे जो कि फाई ऑफ जी सेट होगा, जो कि इमेजेस का सेट है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि पूरे जी पे अप्लाई होगा ये फाई, और इस तरह से मैप जो है कहाँ पर आएगा, इसके अंदर जो है। शो ये करना है कि फाई ऑफ जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी का। तो अगर इसे आपको सब ग्रुप शो करना है तो इसका मतलब है कि या तो आप सिंगल कंडीशन से प्रूव कर दें या फिर 3 कंडीशन से, और उसमें क्या करें, क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर दें, आइडेंटिटी एलिमेंट शो कर दें और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये बात ध्यान में रहे कि जी प्राइम जो है वो एक ग्रुप है, तो इसका मतलब है इसमें आइडेंटिटी है। और इसी तरीके से जी भी जो है वो एक ग्रुप है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें आइडेंटिटी जो है वो मौजूद है। तो जो है अब ये देखें कि हमने लिखा लेट, इस क्लोजर प्रॉपर्टी शो करने के लिए इसमें से 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो जो इसके जो 2 एलिमेंट्स हैं वो जाहिर है कि जी प्राइम के भी 2 एलिमेंट्स होंगे, और वो आ कहाँ से रहे होंगे, वो जी से आ रहे होंगे। तो हमने क्या कि लेट x प्राइम व्हिच इज इक्वल टू फाई ऑफ x and ऐसे let x prime comma y prime belong to phi of g। phi of g से 2 एलिमेंट से लिए x prime and y prime, ठीक है, such that there exists
देयर एग्जिस्ट, देखिए ये x प्राइम y प्राइम इसके अंदर यहाँ मौजूद है। अब अगर यहाँ पर कोई x प्राइम है और y प्राइम है तो ये कैसे आए, क्योंकि g फाइव जी में तो, और क्योंकि 1 to 1 फंक्शन है तो इसका मतलब यहाँ पे एक यूनिक कोई एक एलिमेंट होगा जिसके ऊपर फाई अप्लाई होगा तो फिर ये x प्राइम आएगा ना। इसी तरह से यहाँ पे एक y होगा जिसके ऊपर ये फाई अप्लाई होगा तो ये y प्राइम आएगा। तो हमने क्या कि हमने x प्राइम और y प्राइम ये फाइव जी से such that there exists x y belong to G with phi of x is equal to x prime and phi of y is equal to y prime। प्रूव ये करना है कि इनका प्रोडक्ट इसमें आएगा। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएगा वो अंडर फाई सम इमेज होगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं x प्राइम को y प्राइम से। तो जब x प्राइम को y प्राइम से मल्टीप्लाई किया तो x प्राइम क्या है? फाई ऑफ x, y प्राइम क्या है? फाई ऑफ y। ये जो डेफिनेशन दी है इसके मुताबिक क्या है? फाई ऑफ x टाइम्स फाई ऑफ y लिखा है, इसकी जगह फाई ऑफ x लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया फाई ऑफ x y। ये जो फाई ऑफ x y है ये क्लियरली हमें नजर आ रहा है किसमें होगा? ये फाई ऑफ g में होगा। क्यों? इसकी रीजन हमने लिख दी, सिंस इसकी रीजन ये है कि एक्स वाई बिलोंग टू जी, एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, क्योंकि जाहिर है कि एक्स और वाई अगर जी के एलिमेंट्स हैं और जी ग्रुप है तो ये प्रोडक्ट होगा एक्स वाई, ये जी में होगा। तो एक्स वाई के जी में होने की वजह से जब इसके बाद फाई अप्लाई होगा तो फाई ऑफ जी में जाएगा। तो इसका मतलब है कि फाई ऑफ एक्स वाई फाई ऑफ जी का एलिमेंट आ गया। तो इससे क्या शो होता है? क्लोजर होता है। अब इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट आपको शो करना है। हमने कोई और क्लास तो नहीं है यहाँ पर? यहाँ कोई और तो क्लास नहीं है? चलिए ठीक, 6 बजे क्लास लेफ्ट इसे जल्दी से खत्म करते हैं। लेफ्ट, अब इसके बाद हमने क्या शो करना है? लेट ई प्राइम बी दी आइडेंटिटी ऑफ जी। हमने अस्यूम कर लिया कि जी प्राइम की आइडेंटिटी जो है वो ठीक है। अब होता ये है कि जब हमारे पास ये इस तरह का मैप हो, जो ये डेफिनेशन जो है कर रहा हो, तो अब ये होगा कि जब हम ये जो x और y है, ठीक है, तो अब ने कहा कि लेट ई प्राइम बी द आइडेंटिटी ऑफ जी प्राइम, ठीक है ना। देन जी प्राइम के किसी भी एलिमेंट को जब ई प्राइम से ऑपरेट किया जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? वो एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो x प्राइम मल्टीप्लाई बाय ई प्राइम बराबर किससे होगा? x प्राइम के बराबर। और x प्राइम क्या था? फाई ऑफ x था। तो इसका मतलब ये होगा कि फाई ऑफ x मल्टीप्लाई बाय ई प्राइम इज इक्वल टू फाई ऑफ x, ठीक है। ये हमारे पास यह है कि जब इसको जो है वो इससे ऑपरेट करेंगे ना, होता क्योंकि ये 1 to 1 फंक्शन है, ठीक है। तो ई प्राइम के लिए भी कोई यहाँ पे एलिमेंट होता है और वो क्योंकि हम होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसकी जी की आइडेंटिटी होगी कि जब फाई ऑफ ई इस पे अप्लाई किया जाएगा तो ये हमारे पास ई प्राइम है। तो अब आपके पास जो है ये तो अब हमें देखिए ये तो पता चल रहा है कि आइडेंटिटी है, लेकिन ये शो करना है कि जो ई प्राइम है ये फाई ऑफ जी है। तो
इसके लिए हमने लिखा कि जो है फाई ऑन एक्स ई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स ई, क्योंकि ई जो है वो जी की आइडेंटिटी है, ठीक है ना। यहाँ लिखना है तो लिख दे लेट ई बिलोंग्स टू जी आइडेंटिटी, ये इसकी आइडेंटिटी है। फाई ऑफ एक्स टाइम्स फाई ऑफ ई हो जाएगा, ये डेफिनेशन है इसके, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास है x टाइम्स सी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाई ऑफ x इज इक्वल टू फाई ऑफ x फाई ऑफ ई, लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि फाई ऑफ x टाइम्स फाई ऑफ ई का जवाब क्या है, फाई ऑफ x, ठीक है। इसका मतलब है ये फाई ऑफ x जिससे ऑपरेट हो रहा है, रिजल्ट फाई ऑफ x ही आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी होगी, ठीक है। और ये सब कहाँ जा रहे हैं, जी प्राइम चल ले जा रहे हैं, तो इसका और आइडेंटिटी यूनिक होती है, तो आइडेंटिटी यूनिक होती है, तो इसका मतलब है कि फाई ऑफ ई जो है वो क्या होगी, आइडेंटिटी ई प्राइम है, दस फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई, तो फाई ऑफ ई जो है वो ई प्राइम होगी, यानी कि इससे पता चल गया कि जो आइडेंटिटी है वो भी फाई ऑफ जी में है, एंड दिस इम्प्लाइज टू फाई ऑफ जी। ये यहाँ जो मैं लिखे इसको प्रूव कर रहा था, हमें प्रूव करना चाहिए फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ये स्टूड करो, बिल्कुल पहले से नहीं आ गया, ये तो लेके आ रहा है। आइडेंटिटी प्रूव कर दी, अब उसके बाद हमें इनवर्स शो करना है, तो हमने लिखा कि लेट x इनवर्स बी दी, ऐसे लिखें x belongs to G such that x times x inverse is equal to E, ठीक है, ये हो गया। अब फाई ऑफ x times x inverse is equal to फाई ऑफ E, मतलब इस इक्वेशन को फाई अप्लाई करें तो ये जाएगा फाई ऑफ x टाइम्स फाई ऑफ x इनवर्स, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो हम यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा फाई ऑफ E, तो अब ये जो एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट ई प्राइम आ रहा है, फाई ऑफ ई आ रहा है, जो कि ई प्राइम होता है, और ई प्राइम जी प्राइम की आइडेंटिटी है, तो फाई ऑफ एक्स इनवर्स ई प्राइम, तो दोनों एक दूसरे की क्या होंगे, इनवर्स होंगे, जब ये आइडेंटिटी आ रही है, तो आप लोग लिखेंगे 10 फाई ऑफ एक्स इनवर्स is the inverse of phi of x in, इसका इनवर्स जो है वो असल में क्या है, ये इन phi of g, तो ये शो हो गया आपने, hence phi of g is a subgroup of g, ये शो हो गया। अब आखिरी चीज शो करनी है कि ये क्या होगा, ये आइसोमॉर्फिज्म होगा। आइसोमॉर्फिज्म क्या चीज होती है, ये वाली प्रॉपर्टी को किसी मैथ में जो ये नजर आई, इस प्रॉपर्टी का हम बात पढ़ेंगे कि होमोमॉर्फिज्म होती है प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अलावा अगर फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू हो जाए तो फिर उसका मतलब हो जाएगा वो आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। 1 to 1 इन्होंने दिया हुआ, अब ये कह रहे हैं कि अगर फंक्शन ये आइसोमॉर्फिज्म में ये शो कर दे, तो अगर ये कहते हैं कि जी और जी प्राइम के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म शो करना है, तो फिर तो आप सोचते हैं कि इवन यहाँ ऐसा एलिमेंट हो सकता है कि जो कि इमेज ना हो। ऑनटू की क्या डेफिनेशन है, हर एलिमेंट इमेज है, तो ये क्या कह रहे हैं, शो कीजिए कि फाई आइसोमॉर्फिज्म होगा किसके दरमियान, जी और फाई ऑफ जी के दरमियान, तो फाई ऑफ जी में है ही सारी क्या चीज, जी इमेजेस, तो आप इसकी रीजन लिखेंगे, सिंस फाई ऑफ जी कंसिस्ट्स ऑल इमेजेस अंडर फाई and phi is 1 to 1, hence phi provides
आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन G एंड phi of G। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज यहीं तक रखते हैं, ये थ्योरम तो प्रूव हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसे फर्दर करेंगे। ठीक है।